कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पाए हैं। तो आइएगा अपन प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। तो करें प्रारंभ बिना किसी देरी के। आइएगा, आपका स्वागत है और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह। ये देखिएगा साथियों, अपन आज चर्चा करने वाले हैं अफ्रीका के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आइएगा प्रारंभ करते हैं अपन। और प्रारंभ करें तो एक चीज और यहाँ पे देखें, अफ्रीका के अंदर अपन आज एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी क्या होती है बताएंगे। यानी अफ्रीका के अंदर एक घाटी है जिसका नाम है भ्रंश घाटी। और विश्व में जितनी भी भ्रंश घाटियां हैं उनमें सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, सबसे लंबी भ्रंश घाटी, नाम आता है रिफ्ट वैली। अब आप रिफ्ट वैली कह दो या फिर भ्रंश घाटी कह दो, बात तो एक ही है, रिफ्ट वैली या फिर आप क्या कह सकते हैं भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का मतलब ये प्लेटों की अपसारी गति के कारण बनती है। ये वाली प्लेट है इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है। मैं कहूं कि पर्वत कैसे बनते हैं, पर्वत बनते हैं वो वलित पर्वतों की बात कर रहा हूं मैं। वो बनते हैं कि प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, और जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच का मलबा उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो क्या होता है, वो मलबा ऊपर उठता है जिसे फोल्डिंग की क्रिया कहते हैं, मलबे का वलित होना कहते हैं। और जब मलबा वलित होता है वहां पर पर्वत बनते हैं जिन्हें अपन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन से पर्वत के नाम से जानते हैं, वलित पर्वतों के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कोई भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो उनके बीच में यहां तनाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है, तनाव, और तनाव के कारण बीच में भ्रंश बनता है। और जब वो एक बड़े क्षेत्र में बन जाता है उसे अपन भ्रंश घाटी कह देते हैं, उसे अपन रिफ्ट वैली कह देते हैं। तो रिफ्ट वैली का निर्माण ये प्लेटों की अपसारी गति के कारण होता है। दो प्रकार की प्लेट गतियां होती हैं, एक तो आमने सामने उसे कहते हैं अभिसारी, एक होती है एक दूसरे के विपरीत जिसे कहा जाता है अपसारी। तो लिखिएगा सबसे पहली बात, भ्रंश घाटी का निर्माण, भ्रंश घाटी का निर्माण प्लेटों की अपसारी गति के कारण होता है। प्लेटों की अपसारी गति के कारण होता है। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि भ्रंश घाटी का निर्माण किससे होता है तो आपका क्या उत्तर बनेगा, भ्रंश घाटी का जो निर्माण है वो प्लेटों की अपसारी गति के कारण होता है। कौन सी गति के कारण होता है, अपसारी गति। याद रहेगा, अपसारी गति का मतलब प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। और ये जो भ्रंश घाटी है इसका नाम आता है ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी। तो लिखना इसका, इस घाटी का नाम महान भ्रंश घाटी, या अपन कह सकते हैं क्या, भ्रंश घाटी को तो रिफ्ट वैली कह रहे हैं ना, ग्रेट रिफ्ट वैली। इसी को क्या कह सकते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, आपका उत्तर बनेगा इसे आप ग्रेट रिफ्ट वैली कह सकते हैं। और यह विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। यानी विश्व में जितनी भी भ्रंश घाटियां हैं उनमें सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा विश्व की जितनी भी भ्रंश घाटियां हैं उनमें सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो कौन सी है, वो आपका भ्रंश घाटी है। कौन सी, तो आप कहेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट बैरियर रीफ नहीं है, महानवोदक प्रवाल भीति की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ ग्रेट डेजर्ट की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखना इसका विस्तार, इसका विस्तार जॉर्डन से लेकर, जॉर्डन से लेकर जो एशिया में है, जाम्बिया तक है जो अफ्रीका में। अब इस भ्रंश घाटी में क्या है कि कुछ एक जिले हैं, इन जिलों को लेकर के अपने को बातचीत करनी है। लिखना भ्रंश घाटी में, घाटी में स्थित जिले, एक झील तो आती है रुडोल्फ, ये देख पा रहे हैं, तो लिखना ऐसे लिख लो, ऐसे मान लो ये भ्रंश घाटी है, ऐसे एक झील आती है जिसका नाम है रुडोल्फ, रुडोल्फ झील। उसके बाद में एक झील आती है यहां पे एल्बर्ट झील, उसके बाद में आती है एडवर्ड झील, उसके बाद में आती है क्यू झील, उसके बाद में आती है टांगानिका झील, उसके बाद में आती है मलावी या न्यासा झील। रुडोल्फ झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, क्यू झील, टांगानिका झील, मलावी या न्यासा झील। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनने की प्रकृति क्या रहेगी, प्रश्न यूं बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक झील, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। तो जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी का भाग है वो आपको याद रखना है। कौन अफ्रीका की भ्रंश घाटी का भाग, तो याद रखिएगा रुडोल्फ है, एल्बर्ट है, एडवर्ड है, क्यू है, टांगानिका है, उसके बाद मलावी या न्यासा है। ये मलावी या न्यासा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मलावी या न्यासा है, इधर ही आ जाती है छोटी छोटी, क्यू झील आ जाती है यहाँ पे, फिर एडवर्ड आ जाती है, फिर एल्बर्ट आ जाती है, ठीक है, इधर इस वाले भुजा पे आपका रुडोल्फ झील आ जाती है। तो ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है। तो पहले लिखिएगा फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, मैप अगर क्लियर नहीं दिखे क्योंकि चूंकि मैप थोड़ा सा यूं ही है ना, तो आप लिख लीजिएगा जो बातें हैं वो जरूर आप लिख लीजिएगा, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत। हाँ जी, लिख पाएगा। हाँ जी,
लिखा सही नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा एक बार है ना नेट पर चेक कर लिया करो ना, यहाँ से मेरा बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं, कोई समस्या ही नहीं है ना। यहाँ से मेरा जो कैमरा है वो बिल्कुल ओके पोजीशन में है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से। फिर भी मैं एक बार ब्राइटनेस वगैरह चेक कर लेता हूँ, देखो इससे कम हुआ, ये बिल्कुल सही स्थिति में, ठीक है। हाँ जी, चले आगे चलते हैं। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, ये तो होगी भ्रंश घाटी की बात है। अब भ्रंश घाटी के बाद लिखना नई हेडिंग लगाना, अफ्रीका की झीलें। ये आप अफ्रीका का मानचित्र देख पा रहे हैं, हेडिंग लगाओ अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी झीलें हैं? नंबर एक बात करते हैं तो आप कहेंगे 4 झील। कौन सी झील? 4 झील। अब फिर आपसे पूछा कि 4 झील जो है ये आपका कहां है? ध्यान देना मेरी बात, 4 झील की बात है, ये मरुस्थल में पहली बात तो ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये 4 झील लिख 4 सहारा मरुस्थल बढ़ गया है, और सहारा मरुस्थल में वायु के अपवाहन के द्वारा निर्मित झील है, जो कि सहारा मरुस्थल की बड़ी झील है, अफ्रीका की बड़ी झील नहीं है, सहारा की बड़ी है। तो 4 पे लिखना, पहली बात तो लिखना ये झील, एक तो नाइजर, एक नाइजीरिया, उसके बाद में चाड, उसके बाद में कैमरून। इन 4 देशों की सीमा पर है, यानी ये जो 4 देश है इन चारों देशों की सीमा पर है। उसके बाद लिखना यह है वायु अपवाहन द्वारा निर्मित सहारा मरुस्थल की, सहारा मरुस्थल की बड़ी झील है। यह आंतरिक अपवाह तंत्र का अच्छा उदाहरण है। जैसे आप अपने सामर झील की बात करते हैं कि सामर झील के अंदर नदियां गिरती हैं, अब जब कोई नदियां किसी सागर या खाड़ी में गिरने की बजाय, महासागर या खाड़ी में गिरने की बजाय जब वो किसी झील में गिर जाए, आंतरिक भाग में गिर जाए, जिसका संबंध किसी सागर महासागर से नहीं हो, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर 4 झील आंतरिक अपवाह का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। कौन सी झील की बात कर रहे हैं? 4 झील की बात कर रहे हैं। उसका लिखना इस झील के पास यूरेनियम के भंडार है। वैसे विश्व में यूरेनियम का बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान आता है, जब अपन एशिया का जिक्र करेंगे वहां अपन इस चीज को नोट करेंगे। तो झील के पास में यूरेनियम के काफी ज्यादा भंडार है, ये आपको याद रखना है। कौन सी झील की बात करें? चाड, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून, इन देशों की सीमा पे है, वायु अपवन के द्वारा निर्मित है, सहारा मरुस्थल की बड़ी झील है, आंतरिक अपवाह तंत्र का अच्छा उदाहरण है, झील के पास में यूरेनियम के काफी भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चले आगे चलते हैं। सर जीके बीच में राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री नहीं है, जीके का ही बेच है तो उसमें होगी, फिर क्यों नहीं होगी? आगे सुनना, आज रिपीट ना, चले आगे। अब देखिएगा आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं। ये आगे कौन सी? 4 झील। इसके बाद लिखना नेक्स्ट कौन सी? ये आती है टाना झील या ताना। देखो ये मैप दिख रहा है आपको, और यहां जो आपको झील दिख रही है ये है ताना झील अफ्रीका में। तो नेक्स्ट लिखिएगा ताना झील कहां पे है? इथोपिया में स्थित। अब यहीं से एतबारा नदी निकलती है जो नील की सहायक नदी, देखना यहीं से एतबारा नदी निकलती है जो नील की सहायक नदी है। उसके बाद में एक झील आती है तुर्काना झील। नेक्स्ट लिखें तुर्काना झील। यह भ्रंश घाटी का ही भाग है जो केन्या व इथोपिया की सीमा पर है। नोट लगा के लिखना इसे ही रुडोल्फ कहा जाता है, यानी तुर्काना ही रुडोल्फ है, रुडोल्फ ही तुर्काना है। तुर्काना झील भ्रंश घाटी का भाग है जो केन्या इथोपिया की सीमा पे है, इसे ही रुडोल्फ कहा जाता है। तुर्काना के बाद आप देखते हैं अल्बर्ट झील आ जाती है, विक्टोरिया झील आ जाती है, टांगानिका झील आ जाती है, न्यासा झील आ जाती है, इधर फिर एक वोल्टा झील आ जाती है, इधर फिर करीबा झील बांध आ जाता है। अफ्रीका के अंदर है सारे के सारे। तो लिखें लिखिए इसको, फिर बात करते हैं। अब सुनो, इतना तो लिख लिया सर, लिख लिया कोई बात नहीं, आगे चलेंगे मतलब। इसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? एक झील और आती है, एक भूत आती है। देखो अब जो झील आ रही है ये है विक्टोरिया झील। तुर्काना आ गई, आगे सर तुर्काना रुडोल्फ झील कहता है, ठीक है। देखो फटाफट इसको,
देखिएगा ये वाली जो झील आती है इसे कहते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, पहली बात तो विक्टोरिया झील कहां है? युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर। युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पे कौन सी झील है? आपका उत्तर आएगा विक्टोरिया झील। युगांडा, केन्या, तंजानिया। और यह झील उल्का पिंड से निर्मित झील है, तो लिखना नोट लगा के विशेष बात, यह है उल्का पिंड से निर्मित झील है जो भंस घाटी का भाग नहीं है, भाग नहीं। अब यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यह है अफ्रीका की सबसे बड़ी, वह विश्व की कैस्पियन सागर व लेक सुपीरियर के बाद, विश्व की कैस्पियन सागर व लेक सुपीरियर के बाद तीसरी बड़ी झील है, तीसरी बड़ी झील है। यानी लेक सुपीरियर जो आता है बस लेक सुपीरियर के बाद में तीसरी बड़ी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा वो विक्टोरिया झील है। याद रहेगा इतना? रहेगा सर। भूमध्य रेखा के पास में तो कहना ही क्या, प्रश्न आ जाएगा अफ्रीका की कौन सी झील भूमध्य रेखा के पास में, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन विक्टोरिया झील की स्थिति भी भूमध्य रेखा के पास है। इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के पास, यहीं से नील नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में आती है मलावी या न्यासा। ये वाली झील कौन सी है? मलावी, या फिर आप क्या कह सकते हैं न्यासा। ये वाली कौन सी थी? विक्टोरिया। मलावी या न्यासा में लिखना, यह द्रार घाटी, दक्षिणी भाग, द्रार घाटी के दक्षिणी भाग में है। कौन सी झील की बात कर रहे हैं? मलावी या न्यासा, बस इतनी बात याद रख लें। ओके, लिखो। तो विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। ठीक, हाँ। लिख पाए इतना? हाँ, अब लिखना नेक्स्ट, और कौन सी झील आ सकती है? टांगानिका झील। कौन सी झील? टांगानिका। तो ये वाली जो झील आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी झील है? टांगानिका, टांगानिका झील। तो लिखो नेक्स्ट, टांगानिका झील, इसमें लिखना बरूंडी, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे की सीमा पर। अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील, अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील। याद रखना एक बात, ये टांगानिका है, टीटीकाका नहीं, क्योंकि टीटीकाका तो दक्षिण अमेरिका में आएगी, और ये कौन सी है? टांगानिका। वो कौन सी आएगी? टीटीकाका। और ये कौन सी है? टांगानिका। दोनों चीजें याद रखनी, वो टीटीकाका आएगी, ये टांगानिका। याद रहेगा? ठीक। अब लिखो, अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है, ठीक बात है, इतनी बात याद रखनी। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं एल्बर्ट झील, लिखना एल्बर्ट झील, जायरे और युगांडा, यह भ्रंश घाटी का ही भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तथा एडवर्ड झील भी दरार घाटी या भ्रंश घाटी का भाग है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, दक्षिण में है। यानी एडवर्ड जो झील है वो दक्षिण में है, और एल्बर्ट किधर है? उत्तर में, किसके? भूमध्य रेखा के। और एक बात पक्का याद रखना, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने जब क्लास स्टार्ट किया पढ़ने तभी आपको बताया कि ये क्रम आपको याद रखना है। रूडोल्फ है, एल्बर्ट है, एडवर्ड है, कीवू है, टांगानिका है, मलावी और न्यासा, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखना, यहां बात हो रही है अपनी, लिखो मोनू बसीरा। तो मोनू जी अतरिम सरसों कोने गए, एक सारी चीजें क्या करवाई जा सके, मैंने बताओ थे एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना चाहो, पॉसिबल कोने बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी पॉसिबल को नहीं है। बनिए उसके, थोड़ा सा समझो, समझदार बनो, मुझे मेरी बात है। हाँ जी लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं पर। हाँ लिख पाए? अब सुनना, तो झील भी किसका? दरार घाटी का भाग है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चले आगे। ओके, अब सुनो सर, और क्या बात है? और भी बात करते हैं, झीलें और भी हैं तो यहाँ पे लिखो। अफ्रीका की अन्य झीलें ऐसे बता दो, रेडी?
अफ्रीका महाद्वीप की अन्य झीलें। झीलों में अपन बात कर चुके हैं, बहुत सारी लगभग झीलें, तो 4 झील की बात होगी, ताना की होगी, तुर्काना की होगी, विक्टोरिया है, अल्बर्ट है, लेक टांगानिका है, लेक न्यासा है, लेकिन इनके अलावा भी छोटी छोटी झीलें और बची हैं। जैसे जैसे बात करते हैं कीवू झील। कीवू झील में जरा कुछ नहीं लिखना, झीलें झीलें लिख लो, यूं आ जाएगी कौन सी अफ्रीका की है या नहीं। करीबा झील या बांध जो जाम्बिया और जो जिम्बाब्वे है वहां पे जेम्बेजी नदी के ऊपर बना हुआ करीबा झील। उसके बाद लिखेगा उल्टा झील, यह पश्चिम अफ्रीका में है, जो अफ्रीका की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील है वोल्टा, मतलब घाना और जो टोंगो है उसकी सीमा पे, टोंगो, घाना और टोंगो की सीमा पे। इधर से ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, ठीक है। उसके बाद कीवू होगी, करीबा होगी, वोल्टा होगी, और लिखना इतनी काफी है, वैसे है काफी थी। कीवू झील, करीबा एक असल झील हो जाती है, असल झील ये इस वाले एरिया में आती है। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, जो कि अफ्रीका की गहरी झील है, जो कि अफ्रीका की कौन सी झील है? गहरी झील है। यानी असल झील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में आती है, और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है, जो कि अफ्रीका की गहरी झील है। इतनी बात आपको याद रख लेनी। तो अफ्रीका महाद्वीप के अन्य झीलों में कीवू झील, करीबा झील, वोल्टा झील, असल झील, ये सारी की सारी अफ्रीका महाद्वीप की झील है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में अपने जाना। अब अफ्रीका की कुछ चोटियां वगैरह, पर्वत वगैरह, उनको भी आइएगा जान लेते हैं कौन कौन सा है। फिजिकल अफ्रीका अपना लगभग पूरा होने पर अब लिखना अफ्रीका का एक डायग्राम बनाइए आप ऐसे करके। ये अफ्रीका बन गया, और अफ्रीका में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये कौन सा पर्वत है? यहां पे एटलस लिखना, इसके अंदर का यहां लिख, यहां तो मैं लिख देता हूं एटलस। अब लिखना एटलस पर्वत श्रृंखला, यानी कोई एक पर्वत नहीं, पर्वतों की श्रृंखला है। ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि कई बार दिशा दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका के कौन से भाग में, आपका उत्तर बन जाएगा उत्तर पश्चिम में। एटलस पर्वत श्रृंखला में लिखना यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में है, तो लिखना एटलस पर्वत विश्व के नवीन वलित पर्वतों में शामिल है, पर्वतों में शामिल है। यानी जैसे हम पढ़ते हैं कि पर्वत निर्माण के विभिन्न काल आते हैं, अरावली की बात करते हैं, प्राचीन वलित पर्वत है, कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है, कैम्ब्रियन काल भी आता है, कैलेडोनियन काल भी आता है, हर्सिनियन काल भी आता है, अल्पाइन काल भी आता है। जी हां, एटलस जो बना हुआ है ये कौन से काल का बना हुआ है? ये अल्पाइन युग का बना हुआ है। इधर अल्पस बना था यूरोप में, अब इतनी चीज तो समझ में आएगी। अफ्रीका की इधर यूरोप है, अफ्रीका के इधर पूरा महासागर है, यहाँ इंडियन की खाड़ी है, इधर पूरा हिंद महासागर है, इधर एशिया वाला भाग आ जाता है, ये लाल सागर आता है, भूमध्य सागर आता है, दोनों के बीच में स्वेज नहर है, भूमध्य सागर अटलांटिक के बीच में जिब्राल्टर की जल संधि है। इतनी चीजें तो आपको आ ही जानी चाहिए। ओके, अब सुनो, अब बताती अल्पाइन युग में, ठीक है, लिखना एटलस की सर्वोच्च चोटी, एटलस की सर्वोच्च लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे अफ्रीका की सर्वोच्च नहीं लिख रहा, अब एटलस की सर्वोच्च में लिख रहा माउंट टूबेकल, टूबेकल, यानी आप यहां लिख सकते हैं माउंट टूबेकल 4165 मीटर, बोलो कितने मीटर? 4165 मीटर ऊंची होनी चाहिए, माउंट टूबेकल के नाम से है, 4165 मीटर ऊंची माउंट टूबेकल। एटलस जो आपका पर्वत श्रृंखला है, इस एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां है? मोरक्को में है। कहां है? माउंट टूबेकल मोरक्को है, ग्रेट एटलस का भाग। उसके बाद यहां एक पर्वत चोटी आती है, लिखना किलिमंजारो, किलिमंजारो में लिखना यह मृत्यु ज्वालामुखी है, यह ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, 5895 मीटर। ज्वालामुखी तो है, लेकिन कैसा ज्वालामुखी है? मृत्यु ज्वालामुखी। एक यहां पे भी आता है कैमरून, यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो की बात करें, मृत्यु ज्वालामुखी पर्वत। एक बात और याद रखना कि किलिमंजारो जो है ये केन्या और तंजानिया इन दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। मूलतः किलिमंजारो तंजानिया, बस आता है कि ऐसा स्थान जो भूमध्य रेखा के पास है, फिर भी बस बर्फ जमी रहती है, तो किलिमंजारो आएगा। बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि हाइट ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए बर्फ जमी रहती है। तो कैमरून पर्वत भी यहीं का पर्वत है, किलिमंजारो यहां का है। बात करें तो माउंट टूबेकल यहां का है। इनकी एक पर्वत श्रृंखला आती है डेकेंसबर्ग, लिखना डेकेंसबर्ग। मुझे लगा है ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं होगा। तमीर खान, हाँ हाँ बिल्कुल काफी है। ये तो वही बात होगी कि एक इंजीनियर से आपने मकान का नक्शा बनवाया, इंजीनियर ने मकान का नक्शा बना के दे दिया, फिर आप उससे पूछ रहे हो इंजीनियर साहब ये रसोई ठीक तो है ना, किचन ठीक जगह बनाया ना, काफी है, इतना करवा दिया जाए काफी है, इससे ज्यादा आपको किसी बुक में मिलता है तो पढ़ लेना चाहिए।
ज्यादा मिलता है, आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं कहूंगा जितना करवा दूं उतना काफी है, आपको इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरपीसी जहां से लगभग प्रश्न पूछ लेती है, क्योंकि 100% की तैयारी में कभी नहीं करवाता। एक आध प्रश्न हो सकता है कि अपने कैचमेंट एरिया से बाहर होंगे, तो 100 बटा में से 100 किसी के नहीं आते, ठीक है ना, ये जरूर आप याद रखें, इस बात को हमेशा याद रखें पढ़ते रहे। हाँ, उसके बाद लिखना अफ्रीका में और भी पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है, दक्षिण भाग में है। ज्वालामुखी पर्वत है, चोटी नटलेनियाना, और आपको याद होगा अपने ऑरेंज नदी का उद्गम यहीं से किया था, तो इसकी चोटी है नटलेनियाना, कोई ज्यादा खास नहीं। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ और भी पर्वत है, अन्य पर्वतों की बात करें, अन्य पर्वत जो अफ्रीका के अंदर आते हैं, प्रश्न आने में से कौन सा नहीं है, तो याद रखना, एक आता है रोमा पर्वत, एक आता है अगहर पर्वत, एक आता है एल्गेन पर्वत, एक आता है तिबेस्ती पर्वत, तिबेस्ती, ये कहाँ के पर्वत है, तो आपका उत्तर आएगा ये पर्वत है आपके अफ्रीका के। अफ्रीका में घास के मैदान भी है, अफ्रीका में घास के मैदान, घास के मैदान की बात करते हैं तो आपको सीधा सा क्या रखना है, एक तो घास का मैदान यहाँ पे आता है स्पेशल सवाना, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, एक आता है विल्डर्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है, और जो बातें होंगी वो अपन कल के सेशन में करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। अफ्रीका के तथ्य हैं वो तथ्य अपन नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। अफ्रीका का जो फिजिकल है, जो लगभग अपन जो कहेंगे अफ्रीका को भूगोल में जितना पढ़ा जाना चाहिए वो अपन ने अफ्रीका को पढ़ा, नदी है, पर्वत है, चोटी है, झील है, चारों तरफ क्या है ना, ये सारी बातें अपन अफ्रीका को जानने की। बोला किसी को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें बड़ी आराम से तसल्ली से करवाऊंगा, मेरे से जल्दबाजी में काम नहीं होता है, ठीक है, हड़बड़ाहट में ये हो गया, ठीक है, ओके ओके नहीं होता, आराम से तसल्ली से करें, क्योंकि ये चीज आप भी भली भांति जानते हैं कि आपने भारतीय मुद्रा देखी है, तो आपका हक जो बनता है वो आपको देना चाहिए, और वो देने का हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से भारतीय मुद्रा का इंतजाम करके और वो हम लोगों तक पहुंचता है, तो क्यों नहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको आपका वो हक दें, और आप मेन बात भरोसा करके आए तो आपको जल्दबाजी में कोई कम मीटर नहीं करवाए और ज्यादा होशियार बनाने के लिए ज्यादा नहीं करवाए, एक संतुलित साथ मीटर के लिए करवाए।